प्रिय विद्यार्थियों और सभी मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल उमा लिटरेचर अकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम देखेंगे राजपूत कालीन ऐतिहासिक अध्ययन के स्रोत, अर्थात राजपूत कालीन के इतिहास को अगर हमें जानना है तो हमें किन किन स्रोतों की आवश्यकता पड़ती है, हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए जिससे हम राजपूत काल के इतिहास को अच्छी तरह से जान सकें। तो इसमें 3 पॉइंट हम लेते हैं। एक तो है साहित्यिक स्रोत, दूसरे हैं विदेशी लेखकों के विवरण और तीसरे हैं पुरातात्विक स्रोत। तो बारी बारी से इनका अध्ययन आज हम करेंगे। तो साहित्यिक स्रोत पहले उठा लेते हैं। हर्ष की मृत्यु देखिए 647 ईस्वी में हुई थी, यह इतिहास के विद्यार्थी जानते हैं। और उसके बाद का समय नए परिवर्तनों का है, ये भी हम जानते हैं कि बहुत से उथल पुथल मची, बहुत से छोटे छोटे राज्य स्वतंत्र हो गए और उन्होंने एक नई व्यवस्था को कायम किया। अब कोई बहुत बड़ा साम्राज्य न होकर क्षेत्रीय स्तर पर अनेक राज्यों की स्थापना का युग हमको यहाँ पर दिखाई पड़ता है। इस कालखंड में को पूर्व मध्यकाल भी कहा जाता है। ये जो राजपूत काल है इसे हम पूर्व मध्यकाल भी कहते हैं, क्योंकि मध्यकाल हम मुगल और तुर्क के काल को कहते हैं। तुर्कों से आरंभ होता है, फिर मुगलों पे जाके समाप्त होता है। उसके बीच में खिलजी, तुगलक आदि वंश भी आते हैं। और इसके ठीक पहले अर्थात प्राचीन इतिहास का अंतिम काल ये माना जाता है, इसे पूर्व मध्यकाल भी कहा जाता है, क्योंकि इसी के अंत तक 1200 ईस्वी में भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना हो गई थी। 1206 ईस्वी में इसी काल में ब्राह्मी और प्राकृत की ये भाषाएं थी, भारत की प्राचीन भाषाएं, इनकी समाप्ति होती दिखाई पड़ती है और हिंदी, देवनागरी और संस्कृत भाषा की अभिव्यक्ति लोकप्रिय हो गई समाज में। इससे भी आगे बढ़कर अनेक क्षेत्रीय भाषाओं की लिपि और साहित्य का भी विवरण या इनका भी विकास हुआ। यहाँ पर इस युग में अनेक राजकीय प्रशस्तियाँ हमको प्राप्त होती हैं, जिनमें बाणभट्ट की हर्षचरित एवं कादम्बरी अत्यधिक प्रसिद्ध हैं। और कादम्बरी तो BA तक संस्कृत में पढ़ाई भी जाती है। कन्नौज के इतिहास के लिए वाक्य रचित गौड़वह ग्रंथ गौड़वह, जो कि प्राकृत भाषा में था, वो भी बड़ा महत्वपूर्ण है। और कल्हण की राजतरंगिणी प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ है, जिसमें लेखक ने प्राचीन काल से 12वीं शताब्दी तक के कश्मीर के इतिहास का विवरण हमें दिया है। यदि कल्हण की राजतरंगिणी न होती तो हम कश्मीर के इतिहास से संभवतः अपरिचित ही रह जाते। यह काल राजपूत काल के नाम से भी विख्यात है। जैसा कि हम जानते हैं, इस समय अनेक राजवंशों का अस्तित्व भी दिखाई पड़ता है। इसमें कई राजा और उनके दरबारी विद्वान भी उच्च कोटि के प्रतिभावान विद्वान हुआ करते थे। प्रतिहार वंश के संरक्षित विद्वान राजशेखर ने बहुत से ग्रंथ लिखे, जिनमें कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, विद्यशाल भंजिका, बाल रामायण, भुवन कोश, हर विलास जैसे अप्रतिम ग्रंथों की रचना की। अप्रतिम का मतलब है कि बहुत ही उच्च कोटि के ग्रंथों की उसने रचना की। गोविंद चंद्र के प्रधानमंत्री लक्ष्मीधर ने कृत्यकल्प तरु नामक ग्रंथ लिखा, जो संस्कृति भाषा में था। भारतीय संस्कृति पर यह ग्रंथ था और जिसमें राजा के कर्तव्यों और विधि निर्माण प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। मेरुतुंग नामक एक अन्य साहित्यकार या अन्य विद्वान लेखक मिलते हैं, जिन्होंने प्रबंध चिंतामणि नामक ग्रंथ लिखा, जिससे गहरवाल शासक जयचंद्र के शासनकाल का विवरण मिलता है और कहीं कहीं परमार शासन का भी हमको इसमें विवरण मिल जाता है। चामान वंश के इतिहास पर प्रकाश डालने वाले जयानक रचित पृथ्वीराज विजय और मुनि नयन चंद्र सूरी का हमीर महाकाव्य और चंद बरदाई द्वारा लिखा गया पृथ्वीराज रासो काफ़ी महत्वपूर्ण है और काफ़ी प्रकाश भी चामान वंश पर ये ग्रंथ डालते हैं। आला खंड में चामान शासक पृथ्वीराज एवं चंदेल शासक परमर्द देव के संघर्ष की कथा का वर्णन है। आपको बता दी, इसी परमर्दी के 2 सिपह सालार थे, 2 सेना नायक थे, आल्हा और उदल, और हम लोग आल्हा के नाम से आज भी बुंदेलखंड में आल्हा के गीत गाए जाते हैं। यह दोनों वीर चामान शासक पृथ्वीराज तृतीय से युद्ध करते हुए मारे गए थे।
मगर यह बुंदेलखंड में उनकी वीरता की कहानियाँ आज भी प्रचलित है। अब कुमारपाल चरित की रचना द्वयाश्रय काव्य, अर्थात उसको द्वयाश्रय काव्य भी कहते हैं कुमारपाल चरित को। इसकी रचना हेमचंद्र द्वारा की गई थी, जो जैनाचार्य थे। मेरतुंग ने प्रबंध चिंतामणि की रचना की, पहले हम बता चुके हैं। सोमेश्वर ने कीर्ति कौमुदी की रचना की। रामचरित की रचना संध्याकर नंदी द्वारा की गई थी। लक्ष्मण सेन के दरबारी जयदेव ने प्रसिद्ध ग्रंथ जो राधा कृष्ण को समर्पित है गीत गोविंद की रचना की थी। और ब्राह्मण सर्वस्व की रचना हलायुध द्वारा की गई थी। पंप द्वारा, जो दक्षिण भारत के कवि थे पंप, उनके द्वारा विक्रमार्जुन विजय नामक ग्रंथ लिखा गया। तमिल ग्रंथ पेरिय पुराण की रचना शेकिला द्वारा की गई थी। अब ये तो हो गया साहित्यिक विवरण। अब हम देख लेते हैं कि विदेशी लेखकों ने, जिनमें काफ़ी फारसी अरबी आदि लेखक भी थे, मुस्लिम लेखक भी थे, क्योंकि उस समय तक हमारे देश में मुस्लिमों का प्रवेश प्रारंभ हो गया था। उन्होंने भी बहुत सारे ग्रंथ और चीनी ग्रंथ भी इसमें शामिल है, जिनको हम विदेशी लेखकों के विवरण के नामक टॉपिक के अंतर्गत देख सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला नाम जो आता है वो नाम आता है ह्वेनसांग का। दोस्तों, ह्वेनसांग ने जो पुस्तक लिखी उसका नाम है सीयू की, अर्थात उसका यात्रा विवरण। तो जापानी बौद्ध विद्वान तुकुसु थे एक, तुकुसु द्वारा उन्होंने अ रिकॉर्ड ऑफ द बुद्धिस्ट रिलीजन की रचना की थी। अरबी भाषा में लिखी पुस्तक जो चचनामा थी। चचनामा दाहिर के जीवन पर प्रकाश डालता है, जो सिंध का शासक हुआ करता था जब हमारे देश पर अरबों का आक्रमण हुआ। तो वह उस समय एक पुस्तक लिखी गई चचनामा अथवा फतेहनामा में अरबों द्वारा सिंध विजय की जानकारी मिलती है। बाद में अबू बकर कुफी ने इस पुस्तक का फारसी भाषा में अनुवाद भी किया। महमूद गजनवी के साथ आने वाले लेखक अल बरूनी द्वारा एक पुस्तक लिखी गई तहकीक हिंद की रचना से राजपूत कालीन संस्कृति पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। और अल बरूनी की तहकीक हिंद से मुझे एक शेर यही याद आ रहा है, मैं आपको सुना देती हूँ। उन्होंने लिखा कि अय आबरूद गंगा वो दिन है याद हमको, उतरा था तेरे किनारा जब कारवां हमारा। तो ये उन लोगों ने इतना मतलब लिखा कि हमें ये देश इतना पसंद आ गया है, यहाँ से हम जाने वाले नहीं हैं। और संस्कृति पर नहाजुद्दीन सिराज नामक एक और लेखक हैं, अरबी लेखक, जिनका ग्रंथ है तबकाते नासिरी। इससे मोहम्मद गोरी की भारत विजय का वर्णन हमको प्राप्त होता है तबकाते नासिरी से। ईरानी इतिहासकार ताबरी ने भारतीय राजा प्रमेश, पुलकेशिन द्वितीय को प्रमेश कहा है उसने, और द्वारा ईरानी शासक खुसरो द्वितीय के दरबार में दूत मंडल भेजने का वर्णन किया है। और यह सिर्फ एक विदेशी लेखक का विवरण ही नहीं है, बल्कि इसकी अभिव्यक्ति हम अजंता की गुफाओं में भी, गुफा जो चित्र है उसमें गुफा संख्या संभवतः 2 में ये चित्र छपा हुआ है, जहाँ पर ईरानी राजा तख्त पर बैठा हुआ है, उसके गले में मोतियों का हार है, ऊपर उसका वस्त्र नहीं पहने हैं, नीचे उसने धोती आदि पहने हुए हैं, बगल में उसके ईरानी एलची जो गले से लेकर नीचे तक का एक चोगा जैसा वस्त्र पहने हुए हैं, सब हाथ जोड़कर खड़े हुए हैं। तो ये हमको अभिलेखों या चित्रों आदि में भी यह दिखाई पड़ता है जो उसने पुस्तक में लिखा। अब आते हैं पुरातात्विक स्रोतों पर। तो पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत अभिलेख, सिक्के और मोहरे इत्यादि रखे जाते हैं। गहड़वाल वंश के इतिहास का ज्ञान वाराणसी, कमौली, लार एवं सारनाथ के अभिलेखों से होता है। इसी तरह चामान वंश के अभिलेख, हर्ष प्रस्तर लेख, बिचौलिया अभिलेख, दिल्ली शिवालिक स्तंभ लेख महत्वपूर्ण हैं। परमार वंश के लेखों में हम हरसोल लेख अभिलेख, उज्जैन अभिलेख, बांसवाड़ा, उदयपुर और नागपुर के अभिलेखों की गणना कर सकते हैं। चंदेल शासकों के लेख जो प्रधान प्रमुख लेख हैं वो हैं खजुराहो, मऊ, छतरपुर लेख, महोबा लेख से इनके चंदेल शासकों के हमको प्रमाण मिलते हैं। कलचुरी जो आधुनिक जबलपुर में मध्य प्रदेश में के आसपास के क्षेत्रों में बसे हुए थे, तो उनको चेदी वंश भी कहा जाता था और है वंश भी कलचुरी वंश को कहते थे। इनके बिलाहारी अभिलेख, रीवा अभिलेख, वाराणसी एवं
जबलपुर से इनके अभिलेख प्राप्त होते हैं। अब आते हैं बंगाल के लेखों पर। बंगाल के पाल वंश के अभिलेख जो थे वो हैं कालमपुर अभिलेख, मुंगेर अभिलेख, भागलपुर अभिलेख एवं बादल स्तंभ लेख काफ़ी महत्व के रखते हैं या महत्व के हैं। इसी बंगाल में पाल वंश के पतन के बाद सेन वंश का उदय होता है। सेन वंश के लेख बंगाल के देवपाड़ा अभिलेख, बैरकपुर अभिलेख इत्यादि से प्राप्त होते हैं। सोलंकी या चालुक्य वंश जो कि पश्चिमी गुजरात में निवास करते थे, तो पश्चिमी चालुक्य के नाम से भी जाते थे। इनके इतिहास पर कुमार पाल की वडनगर प्रशस्ति और उदयपुर के लेख काफ़ी महत्वपूर्ण माने जाते हैं, जिनसे इनके बारे में हमको बहुत कुछ पता चलता है। अंततः गढ़वाल शासकों के द्रह्म नामक सिक्के भी मिलते हैं। उन्होंने गढ़वाल शासकों ने सिक्के चलवाए जिन्हें द्रह्म कहा जाता था। और कलचुरी नरेश गांगेय देव ने सोने के सिक्कों का भी निर्माण कराया था। इसका भी हमको उल्लेख साहित्य में मिलता है, क्योंकि सोने के सिक्के उस युग में जल्दी नहीं बनवाए जाते थे। गुप्त युग के बाद इनका सोने सिक्के बनने का चलन कम हुआ था। अभी गांगेय देव ने सोने के सिक्के बनवाए, ऐसा हमें पढ़ने में मिलता है। तो ये हो गए हमारे आज के प्राचीन राजपूत कालीन इतिहास को जानने के लिए स्रोत, यानी हम इन ग्रंथों का, पुस्तकों का, अभिलेखों का, सिक्कों का अध्ययन करें तो हम संपूर्ण राजपूत कालीन इतिहास को जान सकते हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। इस पाठ के लिए कृपया कुछ कमेंट्स अवश्य करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मेरा प्रोत्साहन बढ़ेगा, मनोबल बढ़ेगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।